नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की है। अब जो बच्चे 18 से 22 के बीच में उम्र सीमा निर्धारित करने के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, अब वो 18 से 25 तक 3 वर्ष की छूट उनको मिल गई है। अब वो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब पहले जो डेडलाइन थी वो थी, उसकी कड़ी में आज दूसरी प्रश्नमाला आयोजित है। इस प्रश्नमाला में जून 2008 में आयोजित की गई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें शुरुआत के जितने प्रश्न हैं 32 प्रश्न, वो जून 2008 में जून 2018 में आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हिंदी से कुल 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 37 प्रश्न। 32 प्रश्न उसके हैं, बाकी 18 प्रश्न अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। 5 प्रश्न इसलिए शामिल नहीं किए गए हैं, वो 5 प्रश्न आधारित थे गद्यांश से, और गद्यांश को भी मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, इसलिए 32 प्रश्न उसके शामिल किए गए हैं, 18 प्रश्न अन्य परीक्षाओं के शामिल किए गए हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। विकल्प हैं अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। इसका सही विकल्प है अचरज। अचरज का तत्सम क्या होगा? अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य। क्या होगा? आश्चर्य। अंधकार और अंगरक्षक तत्सम शब्द हैं। यही जान लीजिए, जिन शब्दों पर केवल बिंदी रहती है, अनुस्वार होता है, वो तत्सम होता है। वो क्या होते हैं? तत्सम। और जिन पर चंद्र बिंदी लगती है वो हो जाते हैं तद्भव। यहां क्लियर कर लीजिए आप लोग। इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव शब्द है अचरज। विकल्प ए सही है। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। पहला वायु अग्नि, दूसरा अग्नि वायु, तीसरा हवा पानी, और चौथा आग पानी। अनिल का क्या अर्थ होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा। अनिल का क्या अर्थ होता है? हवा, या इसी को कहेंगे वायु, इसी को कहेंगे समीर। और अनल का अर्थ होता है, अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि। अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। हमारा सही विकल्प है पहला, विकल्प ए, वायु अग्नि। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, कबीरदास। कबीरदास की रचना है बीजक। इसमें साखी, सबद और रामायणी, इनका ये क्या है? इनका ये संग्रह है। सूरदास की रचना क्या है? सूरदास की रचना है सूरसागर। जायसी की रचना पद्मावत। पद्मावत पर फिल्म भी बनी है। और तुलसीदास की रचना श्री रामचरित मानस। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, कबीरदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकल्प है इच्छा, राष्ट्र, रक्षा और योग्यता। चारों विकल्पों को पढ़ने से ही हमें पता लग रहा है कि विकल्प 20 का सही है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग है, जबकि इच्छा, रक्षा और योग्यता ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न,
दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि दोहा के चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। यहां पूछा गया है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। 2 चरण हैं। इसमें 4 चरण हैं। 2 पंक्तियों में लिखा जाता है इसे। पहली पंक्ति में भी 24 मात्रा, 13 और 11, 13 और 11 24, और दूसरी पंक्ति में भी 13 और 11 ये 24। एक अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। टा, पा, सा और चौथा विकल्प है का। इनमें से तालव्य ध्वनि है सा। तालु से निकलने वाली ध्वनियां तालव्य ध्वनि कहलाती हैं। देखिए इसमें कौन कौन से हैं। इसमें है ई, ई, चा, छा, जा, झ, या और सा। यही जान लीजिए, ये सा है तालव्य सा। ये सा है दंत्य सा। नाम जानते रहिए, परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए तालव्य ध्वनि कौन सी है, पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा सा तालव्य है। और तीसरा ये है मूर्धन्य सा। तीनों के उच्चारण भी अलग अलग हैं। अगले प्रश्न पर आइए। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। ए, बी, सी, डी विकल्प देख लीजिए। इसमें सही विकल्प है विकल्प सी। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी। अगला प्रश्न, कर का अर्थ नहीं होता है। इनमें से कौन सा कर का अर्थ नहीं है? पहला विकल्प सूर्य, दूसरा हाथ, तीसरा किरण, चौथा टैक्स। तो इनमें कौन सा विकल्प कर का नहीं है? इसका अर्थ कर नहीं होता है। इसका अर्थ है, इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य का अर्थ कर नहीं होता, जबकि हाथ, हाथ का अर्थ कर होता है। कहा जाता है कर कमलों से। किरण, किरण का अर्थ भी कर होता है। और टैक्स, इसे हिंदी में कहते ही हैं कर। क्या कहा जाता है? कर। इसी को कहा जाएगा मालगुजारी। क्या कहा जाता है? मालगुजारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आप देखते रहिए, ऐसे प्रश्नों की सीरीज लंबी है, देखते रहिए आप। 9वां प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाच्य। जब भी ऐसे प्रश्न आए, आप देखिए जाती है, खाती है, पीती है, इस ढंग से कि लग रहा है कि कोई कर रहा है, तो कर्ता कौन है? कर्ता करता है, कर्ता कर रहा है, कर्ता कर रहा है। और जिसको किया जा रहा है वो क्या है? कर्म। जैसे पुस्तक को क्या किया जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, कर्मवाच्य। कौन सा विकल्प? कर्मवाच्य। और भाववाच्य यही जान लीजिए, जिसमें अक्षमता दिखाई पड़े। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता है। भाववाच्य का उदाहरण क्या होगा? भाववाच्य का उदाहरण होगा मुझसे अब चला नहीं जाता है, उससे अब खाया नहीं जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये भाववाच्य का उदाहरण है। जैसे ही प्रश्नों के साथ साथ उनके विकल्पों पर भी चर्चा होती रहेगी। जो विकल्प हैं उनमें क्या सही है या उनसे और क्या हमें प्राप्त हो सकता है, उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
कामायनी के रचनाकार हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जयशंकर प्रसाद जी का ये है। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद, 1936 में लिखा गया था। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई तरीके से पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है, 4 विकल्प दे देगा, उसमें पूछ लेगा, या ऐसे ही जैसे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। इसका विकल्प सही है पूर्ण वर्तमान। अभी अभी कार्य तुरंत समाप्त ही हुआ है, तो कौन सा काल हुआ? पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़कर ये उठा ही है, जान लीजिए पढ़ ही चुका है, तो ये कौन सा काल होगा? पूर्ण वर्तमान। अगर लिखा होता लड़का पुस्तक पढ़ता है तो कौन सा होता? सामान्य वर्तमान। अगले प्रश्न पर आइए, में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। जैसे कि पढ़ने से ही पता लग रहा है कि हमारे ऊपर के ABC विकल्प उपहार, ग्रंथ और मस्तक ये तीनों पुल्लिंग हैं, जबकि चौथा विकल्प D रचना, रचना स्त्रियों के नाम भी रहते हैं, ये कौन सा है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है? पहला प्रश्न, पहला विकल्प है प्राचीन, दूसरा मोटा, तीसरा गरीब और चौथा और। इसका सही विकल्प है और क्या है? और है अव्यय। अव्यय क्या होता है? आ धन व्यय। अबा का अर्थ नहीं, व्यय का अर्थ खर्च होना, व्यय का अर्थ खर्च होना, अर्थात ऐसा शब्द जिसका कुछ भी खर्च ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय का क्या काम होता है? अव्यय वाक्य में अर्थ पैदा करता है, लेकिन इसका अपना कुछ खर्च नहीं होता। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, राम बाजार जा रहे हैं, श्याम बाजार जा रहे हैं, उनको किसने जोड़ दिया? और ने। और यहाँ क्या है? और का कुछ लगा? और का कुछ नहीं लगा। अव्यय वे शब्द होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, इनमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला लंबी है, समय कम है। लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अट, वट, अवट और आवट। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है आवट। ऐसे ही और शब्द बनते हैं, बनावट, मिलावट, ये सब किस प्रत्यय से बनेंगे? आवट प्रत्यय से। किस प्रत्यय से? आवट प्रत्यय से। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, पहला विकल्प शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, दूसरा विकल्प शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, तीसरा विकल्प बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, और चौथा विकल्प बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। बुद्धि संपन्न आदमी क्या होता है? बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बुद्धि संपन्न आदमी, बुद्धि संपन्न आदमी, ये सॉरी, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिस आदमी के पास शक्ति होती है, जिस आदमी के पास भुजाओं में बल होता है, वह क्या करता है? अपना काम बना लेता है। येन केन प्रकारेण, वो अपने काम को सिद्ध कर लेता है, अपने काम में वो सफल हो जाता है। अगले विकल्प पर आइए, अगले प्रश्न पर, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? विकल्प हैं का, गा, घा और जा। अघोष कौन वर्ण होते हैं? जिन वर्णों में उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है, वो अघोष होते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है, वो सघोष होते हैं। इसमें कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प
ए का क्या है? का है अघोष वर्ण। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कारक आप पढ़ लीजिए, कारक में सब मिलेगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। समय कम है, नहीं तो पूरा इस पर ही डिस्क्रिप्शन होता है। इसका सही विकल्प है कर्ता। क्या है? कारक का पहला भाग कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है? इसका कारक चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है ने। अगला प्रश्न है, किस प्रश्न का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? हमारा विकल्प है, 1 लड़का, 2 घोड़ा, 3 प्राण, 4 वधु। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन होगा लड़के, घोड़ा का घोड़े, वधु का वधुएं, लेकिन प्राण खुद ही बहुवचन है। इसका सही विकल्प है प्राण। ऐसे ही एक शब्द और है, हस्ताक्षर। मैंने उसके हस्ताक्षर अपने कागजात पर कराए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये नहीं कहता कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मैंने उससे हस्ताक्षर करवाए, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना और चौथा विकल्प है कहना। अब देखिए, इसमें 3 क्रियाएं एक तरीके से हैं, गिरना, बोलना और कहना, जबकि सी विकल्प सुनाना ये अलग है। इसका सही विकल्प है सुनाना। जब हम कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे सुनाना, मिलाना, गिराना, लिखवाना, पढ़वाना। ये सब क्या है? ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो शीत का विलोम हुआ ठंड, तो इसकी पर्यायवाची ही है शीत की। गीत, इससे तुकांत भिड़ा दिया गया है। कृष्ण का अर्थ काला या कृष्ण का अर्थ भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से है। और इसका सही विकल्प है उष्ण। सही विकल्प क्या है इसका? इसका सही विकल्प है उष्ण। इसी से जब दोनों को मिला दिया जाता है तो द्वंद्व समास का एक उदाहरण बनता है, इसे कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं, भूगोल में पढ़ने को मिलता है शीतोष्ण वन कहां पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण शब्द बनता है वो शीत और उष्ण के मेल से बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कठिनाई से मिलता है, यह कौन सा शब्द है इनमें से? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कठिनाई से मिलता है। विकल्प हैं, ए दुर्गम, 2 दुर्लभ, 3 अगम, 4 सुलभ। दुर्गम का मतलब जहां जाना मुश्किल हो, जहां जाना मुश्किल हो, जाना मुश्किल हो। अगम, यहां भी यही है, जहां जाना ना हो पाए, जहां जाना ही ना हो पाए, मतलब जहां जाया ही ना जा सकता, वो क्या है? अगम। सुलभ क्या है? जो आसानी से प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो, वो क्या है? सुलभ। और दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, जिसे पाना, जिसे पाना क्या होता है? जिसे पाना मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है, वो क्या है? दुर्लभ। कहते हैं ना, कभी कभी जब कोई विशेष व्यक्ति से आदमी मिलता है
तुम कहता है कि मेरे लिए एक दुर्लभ अवसर था कि मेरी मुलाकात उनसे हुई। अगला प्रश्न देखिए, पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है पा, पर, परा और चौथा विकल्प है जय। इसका सही विकल्प है, इसका सही विकल्प है परा, विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही जवाब है परा। परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जब ये जय के साथ मिलता है, परा धन जय, तो परा का मतलब उल्टा और जय, जय या विजय, तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? हार। जीत का हार हो जाता है। अगला विकल्प, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? विकल्प हैं द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। देश किसी भी समास को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसका समास विग्रह क्या होगा। जब तक आप समास के समास विग्रह को नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जान पाएंगे कि वह कौन सा समास होगा। जैसे लिखा है देशभक्ति, देशभक्ति। अब देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा देश की भक्ति, देश की भक्ति। अब ये इसमें आ जाए, ने, के, ये सब किसमें है? ये सब क्या है? ये सब कारक हैं। और कारक किसमें आता है? कारक तत्पुरुष समास में आता है। किस समास में आता है? तत्पुरुष समास में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दूध का धुला होना। गांवों में बहुत प्रयोग होता है, कोई भी दूध का धुला नहीं है या तुम भी दूध के धुले नहीं हो। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चौथा विकल्प चोरी करना। तो इसका सही विकल्प है निर्दोष होना। जब कहता है कि तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तो उसका कहने का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, दोष तुम पर भी लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार वो अलंकार होता है जहां शब्द से काव्य की क्या की जाती है? काव्य से काव्य की रोचकता बढ़ाई जाती है, काव्य में रंग रूप पैदा किए जाते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों हैं अर्थालंकार। ये कौन से हैं? अर्थालंकार। जबकि यमक है इसमें शब्दालंकार। यमक क्या है? शब्दालंकार। इसके और उदाहरण होंगे अनुप्रास, श्लेष, अन्य उदाहरण भी हैं। प्रमुख उदाहरणों में ये तीन हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, आप, पहाड़ और चौथा विकल्प नदी। घर, पहाड़ और नदी क्या है? ये संज्ञा है, आप जानते हैं। लेकिन आप क्या है? आप सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम 6 हैं। ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप। आप कह सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन अगर केवल आप लिखा है तो आप यही मानकर चलिए कि वह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें होता है, यहां आप का मतलब होता है खुद के द्वारा ही। जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मतलब खुद से कर लूंगा। वह अपने आप से यहां आया है, मतलब स्वयं आया है, कोई उसे बुलाने नहीं गया है। अगले प्रश्न पर आए। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव या चौथा विकल्प माधन उत्सव। इसका सही विकल्प है
ये गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में जब आ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है। आ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है। आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है। और आ और री मिलते हैं तो अर बनता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव मिलकर क्या हो गया? महोत्सव। क्या हो गया? महोत्सव। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल, प्रेमचंद्र, भीष्मशाहिनी, अमरकांत। मुझे लगता है कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें विकल्प देखने की कि और तीनों कौन से हैं कोई जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर लोगों को याद ही रहता है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कृति है। मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कृति है। मुंशी प्रेमचंद बनारस के रहने वाले थे। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या नाम था उनका? धनपत राय। बनारस में एक स्थान है लमही। लमही इनका जन्म स्थान है, यहीं रहते हैं। उस स्थान पर अब राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है प्रेमचंद से जुड़ा हुआ। वहां पर एक क्या किया गया है? स्मारक बना दिया गया है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय और चौथा विकल्प है उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही है चौथा विकल्प। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। कौन सा इसमें स्थायी भाव है वीर रस का? इसमें स्थायी भाव है उत्साह। मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? प्रश्न सही जान जाइए। मैंने घर जाना था, विकल्प है इसके मैंने घर जाना था। इसका सही विकल्प है मैंने। मैंने के स्थान पर यहां लिखा होना चाहिए था मुझे। क्या होता? मुझे घर जाना था। अगले विकल्प पर, अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण है लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। विशेषण क्या करता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। यहां पर हमारा विकल्प डी सही है। यहां पर हमारा विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है? शांत। शांत शब्द इनमें से विशेषण शब्द है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? वह कौन सा दिन था जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? फिर से ध्यान दीजिएगा, राजभाषा लिखा है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या चौथा विकल्प? इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है 14 सितंबर 1949। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। इसका सही विकल्प है 14 सितंबर 1949। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या करते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं इस दिन? हिंदी दिवस मनाया जाता है इस दिन। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है। भाषा का लिखित रूप व्यक्त करने वाली ढंग को बताने वाली विधा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। किसी भाषा को हम किससे लिखते हैं? उसका जो माध्यम है वह है लिपि। तो पंजाबी भाषा का लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ये शारदा लिपि से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसका जन्म, गुरुमुखी लिपि का जन्म शारदा लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न काफी ज्यादा हो जाते हैं इसलिए आप देखते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आप जुड़े रहिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अविकारी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि अविकारी कौन कौन से हैं। विकारी हैं संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या हैं, विकारी हैं। क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या हैं, ये चारों विकारी हैं। और क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण है अविकारी। इसका कौन सा विकल्प सही है, क्रिया विशेषण के साथ साथ संबंध बोधक, संबंध बोधक के साथ समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, इसी के साथ एक आता है निपात, जिसमें बातों को बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। ये तुम ही हो, तो जो हे शब्द ही आया वही क्या है, वही है निपात। यह तुम ही थे जिसने कल चोरी की थी। तो वाक्य पर बल दिया गया किसके माध्यम से, ही के माध्यम से। तो ही क्या है, निपात है। अगला प्रश्न देखिए, इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। पहले बताया गया किसी भी समास को जानने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी समास को जानने के लिए यह जरूरी है कि आप उसका समास विग्रह कर पाते हैं कि नहीं। लंबोदर का समास विग्रह करिए, लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अगर ऐसे कर दिया जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन लंबोदर शब्द एक विशेष आशय रखता है, एक विशेष अर्थ रखता है। ये पर्यायवाची है किसकी, भगवान गणेश की। अर्थात इसका न पहला पद प्रधान है और न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद इसमें प्रधान है। और जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है वह समास होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होता है वह, बहुब्रीहि समास। समास की संख्या 6, कितनी संख्या है, 6। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। ये 6 समास। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसमें विधेय क्या है, राम पढ़ता है में विधेय क्या है। शब्द के किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं, किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के अलावा जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, विधेय। क्या होते हैं, विधेय। अब इसमें देखिए कर्ता क्या है, कर्ता है राम, कर्ता क्या है, राम। और विधेय क्या है, राम के बाद जो कुछ आया वो विधेय है। क्या बचा, पढ़ता है। विकल्प देखिए, राम पढ़ता है और चौथा विकल्प है पढ़ता है। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, राम पढ़ता है में विधेय है पढ़ता है। सफेद का विलोम क्या है, परीक्षाओं में पूछा जाता है सफेद का विलोम क्या है। विकल्प है पीला, स्याह, नीला, हरा। इसका सही विकल्प है स्याह। क्या है, स्याह। कहा जाता है इसका एक स्याह पहलू यह भी है, इसका एक
शाह पहलू यह भी है कि ये चीज यहां पर नहीं मिलती है। जब किसी के गुण बताए जाते हैं, अगर उसमें कोई दोष भी रहता है तो उसको इन लाइनों के साथ जोड़ाता है कि इसका एक शाह पहलू यह भी है, ये चीज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है या इसमें ये दोष है। उपकार मानने वाला, मुझे लगता है जूनियर से यह प्रश्न पूछा जाना शुरू हो जाता है कि उपकार को मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, उपकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो उपकार मानता है, उपकार मानने वाला है कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं मानता उसे कहा जाता है कृतज्ञ। क्या कहा जाता है उसे? कृतज्ञ। और उपकारी क्या होता है? जो उपकार करता है, जो उपकार करता है उसे क्या कहा जाता है? उपकारी। परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है उसे क्या कहा जाएगा? परोपकारी। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? वेदना, दुख, शोक या पीड़ा? तो ऐसे विकल्प दिया रहेगा, एक जैसे ही विकल्प दे दिए जाएंगे भ्रमित करने के लिए कि कौन सा सही होगा। जैसे वेदना, दुख, शोक और पीड़ा में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इसका सही विकल्प है विकल्प सी। क्या है? शोक। करुण रस का सही स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? इनमें से सही है शोक, विकल्प सी। अगला प्रश्न, छंद का दूसरा नाम है डिंगल, पिंगल, हिंगल या इनमें से कोई नहीं। डिंगल क्या है? डिंगल राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है। राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है। आपको बताना है कमेंट करके कि उस बोली का क्या नाम। ये राजस्थानी, इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये बताना है कमेंट करके कि डिंगल राजस्थानी भाषा उपभाषा की किस बोली का दूसरा नाम है। राजस्थानी उपभाषा की एक बोली का नाम है ये डिंगल। आपको बताना है कि किस भाषा का, किस राजस्थानी उपभाषा की किस बोली का दूसरा नाम है डिंगल। और प्रश्न पर आते हैं, छंद का दूसरा नाम क्या है? डिंगल, पिंगल, हिंगल या इनमें से कोई नहीं। एक ऋषि थे, एक आचार्य थे, आचार्य पिंगल। कौन थे? आचार्य पिंगल, इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। क्या की थी इन्होंने? इन्होंने की थी छंद शास्त्र की रचना, और इसीलिए इनके नाम पर ही छंद को दूसरा नाम दिया गया है, और छंद का दूसरा नाम है पिंगल। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निम्न में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुरुष सर्वनाम कितने हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। तुम, यह, हम और वे। इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है हम। मैं और हम ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। तुम मध्य पुरुष सर्वनाम में आते हैं, वे अन्य पुरुष सर्वनाम में होते हैं। जो बात कह रहा है वो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मैं, हम वो होगा। जिससे बात कर रहा है, तुम, आप, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होगा? वो मध्यम पुरुष होगा। और जिनके बारे में बात की जाएगी, वे, वह, वो क्या होगा? वो अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न, सीमा अपने घर की लक्ष्मी है। सीमा अपने घर की लक्ष्मी है में जातिवाचक संज्ञा क्या है? अब जब पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सीमा व्यक्तिवाचक है, लक्ष्मी ये भी व्यक्तिवाचक है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? विकल्प बी। सीमा, लक्ष्मी, घर। घर तो होगा नहीं जातिवाचक संज्ञा। आ और बा दोनों, ए और बी दोनों, और अधिकतर लोग डी विकल्प मार आएंगे कि ये
सीमा और लक्ष्मी दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो इनमें कौन सा है? नहीं पाया कोई तो कह दे दोनों मार दो, ये गलत है। इसमें जातिवाचक संज्ञा है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। जब एक ही वाक्य में दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आए तो बाद की व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का काम करती है। जैसे संज्ञा सर्वनाम भी आ सकता है, से वह अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है। वह अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है। तो हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहां पर हरिश्चंद्र से तात्पर्य जातिवाचक संज्ञा से है। राजा हरिश्चंद्र से लिया गया शब्द हरिश्चंद्र है, मतलब वो अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है। दूसरा विकल्प भी आप कोई भी कह सकते हैं, वह अपने घर की लक्ष्मी है, या अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं। जो बहुत बना ठना रहता है आजकल, लोग क्या कहते हैं? वह एकदम सलमान खान बना घूम रहा है। सलमान खान यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। रश्मिरथी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी। तो ये किसकी रचना है? ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। परीक्षा में बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, मेवाती किस राज्य की बोली है? मेवाती किस राज्य की बोली है? विकल्प हैं आपके, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और बिहार। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, राजस्थान। राजस्थान में मेवाती बोली बोली जाती है। अगला शब्द, अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ देखने में एक जैसे लगेंगे, इन्हीं में से आपको सही वर्तनी का चयन करना होगा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, श्रेष्ठ। कौन सा विकल्प सही है इसका? विकल्प सी, श्रेष्ठ। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? संधियां कितनी हैं? संधियां 3 हैं, स्वर, व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और 5वीं अयादि संधि। ये किसके उदाहरण हैं? ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधियों की संख्या कितनी हुई? 5, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयाद। इसका विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा धैर्य और बनाइए, हम समाप्त करने के करीब हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? जैसे ही आपको मिले किसी भी समास का अगर पहला पद संख्यावाची है तो आप ये पहले एक चीज ध्यान दे दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुब्रीहि में जा रहा है। अगर बहुब्रीहि में नहीं जा रहा है तो अगर संख्यावाची है तो उसका मतलब निकलेगा। और पंचवटी विग्रह कीजिए, पहले ही बताया गया कि समास को अगर आप विग्रह करना जानते हैं तो आप जान जाएंगे कौन सा समास है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। पंचवटी, पंचधन वटी, 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। पंच मतलब 5, वट, वट माने बरगद, 5 बरगदों का एक समूह है। 5 बरगदों, कहीं कहीं 5 वनों भी कह देगा।
लेकिन ये 5 बरगदों का एक समूह है, जिसे क्या कहा जाता है? पंचवटी। जिस समास के प्रथम पद में संख्यावाची शब्द हो वह समास होता है द्विगु समास। जैसे चौराहा, क्या हो गया? चौराहा। त्रिभुज, नवरात्र, यह किसके उदाहरण हैं? ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? पिछली कक्षा में भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी कि क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु, कर्म, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो क्रिया का मूल रूप है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसे ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और अंग्रेजी में इसी को वर्ब कहते हैं। हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है हमारा, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प हैं आपके, कमल, चंद्रमा, बादल और बिजली। वारी, जल की पर्यायवाची है वारी। अगर इसमें जा मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वारिज। और ये किसकी पर्यायवाची बनेगी? कमल की। अगर इसी में दा मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वारिद। किसकी पर्यायवाची बनेगी? बादल की। और अगर इसी में धी मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वारिध। और पर्यायवाची बनेगी समुद्र की। जल की कई पर्यायवाचियों में अगर जा दा धा लगा दिया जाए तो क्रमशः कमल, बादल और समुद्र बनते हैं। यहीं से लिया गया है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो जो जलधि शब्द लिया गया है वह क्या है? वह जल में धी लगा दिया गया। ये किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की। किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, बादल। इसका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, बादल। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की 50 प्रश्नों की प्रश्नमाला यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक बार फिर से आप सबके बीच 50 प्रश्नों की एक नई प्रश्नमाला लेकर फिर से उपस्थित होंगे, जिसमें जून 2018 की सेकंड पाली में आयोजित की गई परीक्षा के प्रश्न शामिल रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए, हमारी अगली कक्षा को भी देखिए। हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा में एक नई प्रश्नमाला के साथ हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।